दर्शकवृन्द नमस्कार, म अनुषा गुरुङ, सिलगढी एनएससी न्युजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रिमो बिमल गुरुङद्वारा माइनोरिटी फोरमसँग सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा विभिन्न राजनीतिक पार्टीद्वारा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा पार्टीको झण्डा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षको हातबाट ग्रहण गरी आफ्नो समर्थन जनाए। उक्त सभामा पार्टीका झण्डा ग्रहण गर्ने बीजेपी अनि सीपीएमबाट 240 जनाको सहभागिता रहेको थियो। उक्त सभामा गोत्सबमुका केन्द्रीय कमिटी महासचिव रोशन गिरी लगायत अन्य नेतृत्ववृन्दको उपस्थिति रहेको थियो। वस्तु बोकेर आएको छ। यसपालि हामी ठगिनु भएन। यसपालि जसरी बीजेपीलाई हराउनु पर्यो, अन्य पार्टी टीएमसीको मुकाबलामा छैन। छ भनेदेखि बीजेपी छ। बीजेपीलाई कुनै आन्दोलनले भोट दिनु भएन। अनि जति पनि हामीलाई बीजेपी समर्थकहरू तपाईको गाउँमा टोलमा छन्, उहाँहरूलाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ, यो कुरा तपाईले सम्झाउनुपर्छ। बीजेपीले के गर्छ अनि टीएमसी पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरो तपाईहरुले यसको पार्थक्य, यसको फरक तपाईहरुले गाउँमा घरमा आँगनमा बसेर तपाईहरुले एकाअर्काको साथमा राख्ने तपाईहरु सम्झाएर बुझाएर हामीसँग तपाईहरुले मान्छेको आउनुबाट त्यसै गरेर अहिले भर्खरै हामी माझमा हाम्रा पार्टीका उपाध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष श्री विशाल छेत्रीज्यूलाई पनि हामी विनम्र स्वागत गर्दछौँ र मञ्चमा बस्दिन हुन अनि उहाँ पनि खदाराम गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। आसन क्रममा अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिलगढी महकुमा समितिका कार्यभार अध्यक्ष श्री पीके घिसिङज्यूलाई पनि म आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर फेरि आसन गरिदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम हुनुहुन्छ प्रवीण राईज्यू। जुन प्रकारले बीजेपीले राजनीति गर्दैछ, हामीले उसको इतिहासबाट हेरौँ। वाजपेयीज्यू छोडेर हामीले उसको इतिहासबाट हेर्ने तपाईँको सबैभन्दा पुरानो मित्र वाजपेयीज्यूको पालादेखि होइन, आज उहाँको सबैभन्दा पुरानो मित्र तपाईँको शिवसेना हो। आज शिवसेनामा तपाईँको युज मात्रै गर्दा तपाईँको टिस्यु पेपर त पुसेर फेकेर फ्याँकिदियो उहाँले होइन। अगाडि जाँदा त्यसै गर्यो है। आज तपाईँको काश्मीरमा बस्नको निम्ति पिडिपीलाई युज गर्यो होइन, भन्नुहोस् त है। योहरू होइन, तर यहाँ यस्ताहरू गण्डकीमा तपाईँको पवित्र नाम लिएर यस्ताहरू राजनीतिमा हिरो चाहिँ खानु। आज किन अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लिएर यस सेभेन किङडममा सभा गर्नु पर्यो र यस सभाको उद्देश्य किन पर्यो र 1 सालदेखि हामीले कयौँचोटि भोट दियौँ, त्यसको अर्थ केही भएको जस्तो लाग्दैन, त्यसको भरपाई केही पाएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हामीले मात्रै भोट लगाउने एउटा विषय बनाएर शोषण गरिएको आम जनताले बुझिरहेकै छ। तर पनि हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो मजबुरी हो, हामीले कुनै न कुनै एउटा पार्टीलाई भोट दिएकै हुनुपर्छ, किनभने मत अधिकार राष्ट्रिय अधिकार हो, एउटा संवैधानिक अधिकार हो र यो अधिकारदेखि हामी टाढो जान सक्दैनौँ। र अधिकार पाए भन्दैमा, मत अधिकार छ भन्दैमा हामीले केही नसोचिकन एक टाइम खाना, केही छिनको मौज मस्तीमा हामीले यति महत्त्वपूर्ण भोट हालिरहेका छौँ। त्यसको अर्थ के हो?
हामीले बुझ्नै चाहेका छौँ र आजको दिन भोटको अधिकार र हाम्रो मत अधिकार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु अति आवश्यकता परेको छ। हामी हेर्छौँ सिलगढीमा हाम्रो 3 पुस्ता बितिसक्यो। सिलगढी फस्टाएर सिलगढी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलपमेन्ट भएर कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। आज सिलगढी भित्रमा एउटा नानीहरूले खेल्ने माट पनि छैन। यति बिघ्न जनसङ्ख्या बढेर गयो, तर हाम्रो व्यक्ति विशेषता पनि उन्नतिको मार्गमा केही पनि भएको छैन। हामी जहाँ हो त्यहीँ छौँ। हुनसक्छ 2-4 जना व्यक्तिहरू पार्टीको अगाडि पछाडि लागेर धुपहरू जलाएर हाँ हजुर भनेर नमस्ते भनेर उन्नति गरे होला, तर विशेष 1 जना मात्रै। तर सामूहिक एउटा जनसाधारण एउटा गरिब तबकाको व्यक्तिहरूको बारेमा केही भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी बगानमा हेर्छौँ, हामी वरिपरि हेर्छौँ, राजवंशी आदिवासी हाम्रा मुसलमान वर्गहरू हाम्रा गोर्खा भाइ बहिनीहरू केही पैसामा मेहनत गरिरहेको हुन्छ। रात दिन मेहनत गरेर उनले आफ्नो जीवन बिताएको हुन्छ। कहिले कितना सीट आप लोग कैंडिडेट हैं? अभी वो तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का सहभागिता, हम लोग का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में होगी। और सिंबल किस सिंबल में लड़ेंगे आप लोग? अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, अभी इलेक्शन आने में तो बाकी है ना। अभी कुछ दिन में हम लोग डिसाइड करेंगे तो आप लोग को बता देंगे। बीजेपी ने तो सारा चीज़ काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। नहीं, वो लोग को चलने दीजिए, उसमें हम लोग को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिलीगुड़ी के या सिलीगुड़ी सब डिवीज़न में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे सिलीगुड़ी एसएनसी इलाके में बहुत सारे गोरखा लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उसके क्या ऑर्गेनाइजेशन आप अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जगह जगह ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हो रहा है। हाँ, तो हम लोग तो सिलीगुड़ी क्या, हम लोग तो पूरा नॉर्थ बंगाल में हम लोग का पार्टिसिपेशन होगा इलेक्शन में। जनमुक्ति मोर्चाले तपाईलाई के बेनिफिट गर्छ, के बेनिफिट दिन्छ? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको थीम के हो, उद्देश्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ गहन प्रकारले हेर्न सक्नुपर्छ। आज बिजेपीबाट छोडेर आउनुभयो भने, आज सिपिएमबाट छोडेर आउनुभयो, छोडेर आएको उद्देश्यलाई लिएर आज त्यो उद्देश्यलाई तपाईँले कर्ममा एउटा समावेश गरेर भोलिलाई देखाइदिनुपर्छ। त्यो आधारले त्यो टिम लिएर आज तपाईँले काम गरेको हुनुपर्छ। र आज जति पनि आज तपाईँले यहाँ भेला हुनुभएका छन्, मैले अघि देखेँ धेरै भाइ बहिनीहरू आज उत्तेजित भएर खुसी भएर थिए। तर म भन्छु, कसै मान्छे दुखी छन्, कसै मान्छे दुखी छन्, कसै पार्टीबाट आज अन्य पार्टीमा जाँदैछ, त्यो देशको लिडरहरू दुखी छन्, त्यसको कतिवटा कार्यकर्ता दुखी छन्, बुझे नि? तर तपाईँ यहाँबाट गइसकेपछि हामीले तिमीलाई दिएको 1 वर्षको समय, हामीले तिमीलाई दिएको हरेक इलेक्सनको भोटहरूमा दिएको योगदानहरू तिमीले कतिसम्म चाहिँ बदल गर्न सकेछौ, कतिसम्म चाहिँ हल गर्न सकेछौ, कतिसम्म चाहिँ आज श्रमिक दाजुभाइको हित आर्जनको लागि काम गर्न सकेछौ भन्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ। न तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँ कमान बस्तीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बोल्न सक्दैन भनेर आज राजनीतिक नेताहरूले तपाईँलाई अचारमा चिरोटोमा अचार पिसेको जस्तै प्रकारले अचार जस्तै तपाईँलाई भोटेको गर्छ, तर कहिले पनि तपाईँहरूले एउटा त्यो समाधान गर्ने बाटो हुनुहुन्न। तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, हाँसेर चन्दन जस्तो एउटा चन्दन जस्तो भोटेर तपाईँ यस्तो तसनस भएको हुन्छ, तर पनि तपाईँले समस्याको समाधान पाउनु हुँदैन। म चाहन्छु जो पनि आज बिजेपीबाट आउनुभएको छ, सिपिएमबाट आउनुभएका छ, अनि सिपिएमका लिडरहरू छन्, बिजेपीका लिडरहरू छन्, यो जुन प्रकारको गरिब दुखीलाई, श्रमिक दाजुभाइलाई शोषित पीडित गरेर राजनीति कदापि गर्न हुँदैन। अनि यो शोषित र पीडित गरेर राजनीति गर्छन् भने आज जनता यो कम्प्युटरको जमानामा, इन्टरनेटको जमानामा खोज्न पनि जान्दैछ, सोध्न पनि
म चाहन्छु आज जति पनि तपाईँहरू यहाँ आउनुभएका छन् म अवश्य तपाईँको घर आँगनमा हुनेछु अवश्य। क्वेश्चन, अनित थापा जी का डबल सिटीजनशिप लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने अभी जो नेपाली में भी जो उसका विवरण दिया है, तो डबल सिटीजन के लिए मैंने आगे भी बता दिया कि ये नेपाल का इशू है, भारत का इशू है। ये भारत और नेपाल का जो इशू लेकर अभी जो राजनीति हो रहा है, जो डबल सिटीजन, हम लोग इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो अनित थापा जो डबल सिटीजन लेकर जो अभी वायरल हो रहा है, तो उसको यही प्रमाण करना होगा कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी तो हम तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो हम लोग यही बोलना चाहता हूँ कि जो अनित थापा जो विदेश गया था, तो विदेश जाने का आगे कौन सा नागरिकता वो लेकर गया, भारत का नागरिकता और नेपाल का, उसको खुलासा करना पड़ेगा। क्योंकि वो खुलासा होने से ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये डबल सिटीजनशिप लिया हुआ है अनित थापा? तो वहाँ से हम लोग तो नहीं, वो तो नेपाल का आदमी जो प्रेस मीडिया नहीं निकाल दिया। तो देश को उसको क्वेश्चन करना चाहिए ना, भारत देश को उस छानबीन करना चाहिए और नेपाल को भी इसको उत्तर देना चाहिए। और हम लोग को तो ऊपर आए, हम लोग तो ये तो पॉलिटिकल तो हम लोग बताना तो चाहता हूँ, जहाँ भी है हम लोग तो बताऊँगा, ये तो खुलासा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ प्रपोजल है कि बिना ग्रुप के साथ मिल के एडजस्ट करके काम करें? मैं प्रपोजल है स्टेट की तरफ से ऐसा? ना कोई प्रस्ताव आपको आया है? विनय अनित का साथ मिलकर काम करने के लिए जो बात हुआ था आगे, लेकिन मैंने डिनाई कर दिया। तो इसमें इलेक्शन में तो फायदा नहीं, इसमें क्या इलेक्शन में फायदा होगा अगर दोनों इसका ऑपोजिशन को फायदा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? चाहे जेएलएफ हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो अनित थापा पीने था, मैं स्वीप कर दूँगा। अभी करो, कल करो, परसों करो, मेरा कमिट। अनित का जरूरत नहीं है। नहीं। किसके तरफ से प्रपोजल आया था? क्या किसके तरफ से ये प्रपोजल आया था? देखिए, हम लोग को बहुत बार होता है कि ये मिलकर काम करना, नहीं हम लोग मिलने वाला नहीं होगा। ममता बनर्जी का दोष नहीं है आगे का दिन में। आप लोग बोल रहे हैं आप लोग एक आपस में मिलाप नहीं है, तो फिर एक ही पार्टी को आप लोग बहुमत होकर काम कर रहे हैं। जैसे एक ही पार्टी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, टीएमसी को। अनित थापा भी टीएमसी के सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी टीएमसी के सपोर्ट कर रहे हो। पूछे ना वो, तो फिर आप लोग अभी पूछिए, टीएमसी हाईकमान को पूछिए कि हम लोग अभी गठबंधन कौन सा पार्टी के साथ, अभी पूछिए ना, अभी पूछना चाहिए। अभी ये 2021 का गठबंधन किसका साथ में, मेरे को मत पूछिए, टीएमसी को पूछिए, मेरे को मत पूछिए। क्या उनके साथ मैंने घोषणा कर दिया है 21 तारीख को कि मैं अभी तीसरा बार मिस ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ। अगर आपके पार्टी सत्ता पे आ गया फिर दोबारा, तो अनित थापा और ये विनय तामांग के आएगा क्या बात? नहीं मतलब आपके मतलब जो टीएमसी आ गया अगर 2021 में, तो अभी आपने बोले कि हम लोग नहीं मिलेंगे उन लोगों से, तो इसमें आगे जाके क्या रहेंगे रणनीति? देखो, हमारा मैंने एक रणनीति बनाया है, वो तो मैं बोलना ही नहीं चाहता कि आने वाला दिन में जो भी है पॉलिटिक्स, सबसे पहले मेरा एक विजन है कि मिस ममता बनर्जी को मैं तीसरा बार चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट लेकर मैं जा रहा हूँ। एक चीज़ है ना, लोगों का मतलब जनता का पब्लिक कंफ्यूजिंग पे है, अभी सवाल कर रहा है, कंफ्यूजिंग है, मतलब दोनों पार्टी एक साथ को एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो हम वोट किसको दें? तो ये चीज़ क्लियर कर दीजिए आप जब पब्लिक। मैंने बोला ना, हाँ जी, मैं गठबंधन किया है टीएमसी का साथ, जो पॉलिटिकल अलायंस किया वोट के लिए, वोट तो मैंने बोला है आगे कि अभी टीएमसी को जिताना होगा, बोल दिया ना, अब क्या बोलना है? और विनय का क्या हुआ? उसको पूछिए, आपको क्या लगता है? देखिए, उसका भीतर का ज्ञान क्या है, कैसा है, वो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने वाला आदमी है ना, उसको समझना चाहिए ना। अभी हमने पब्लिक से सुनने में आ रहा है कि तब तक मतलब ये 3 साल तक गोरखालैंड का आवाज़ नहीं उठ रहा था, जब विमल गुरुंग आए तो अभी गोरखालैंड का आवाज़ उठ रहा है। तो इस विषय पे क्या बोलेंगे? मेरा आत्मा से कोई हटा नहीं। हाँ नहीं, मतलब लोग अभी गोरखालैंड का आवाज़ मुद्दा निकल रहा है। हमारा ये आइडेंटिटी के लिए तो हमारा ये आवाज़ उठेगा ही। अनित थापा जब था उस टाइम मतलब गोरखालैंड का आवाज़ नहीं निकली, उसको बेचकर राजनीति किया ना। ठीक है, थैंक यू।